साथियों नमस्कार। आज के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक का नाम है गुर्जर प्रतिहार परिहार वंश। इसका कुछ पार्ट हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और शेष भाग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम परमार वंश के बारे में जानेंगे। साथियों, जब गुर्जर परिहार वंश पढ़ाया गया था उसमें एक छोटी सी लाइन लिखवाई गई थी। वो लाइन क्या थी? नाक देव नारा मेम भौम रात्रि में यश पालो। देखिए सर, इसमें को थोड़ा सा जान लेते हैं। ना का मतलब है नागवट प्रथम, और कै का मतलब है ककुक, और दे का मतलब है देवराज, वै का मतलब हुआ वत्सराज, ना का मतलब फिर नागवट द्वितीय आ गया, फिर रा का मतलब है रामभद्र, मी का मतलब मीर भोज, और मैं का मतलब हो गया महेंद्रपाल, और फिर इसका भो का मतलब यहां पर आ गया मीर भोज सेकंड। मैं का मतलब आ गया यहां पर महिपाल, रा का मतलब राज्यपाल, और त्रि का अर्थ हो गया त्रिभुवन, और यश पालो का मतलब यहां पर अंतिम गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था यशपाल, और गुर्जर प्रतिहार का प्रारंभिक शासक था जिसका नाम है नागवट प्रथम। मंडोर के, ये किसके माने जाते हैं? मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश माने जाते हैं। तो यहां से सवाल किया है और भविष्य में भी सवाल आ सकता है। क्या पूछता है? अंतिम शासक पूछ लेता है या प्रथम शासक पूछ लेता है, या इनमें से तीन को हटा करके इनका क्रम पूछ लेता है। ये चार को हटा करके यहाँ पर इनका क्रम पूछ लेता है। साथियों, तो यहाँ पर अपने को इस लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। तो लाइन क्या हुई? नाक देव नारा मिम भौम रात्रि में यश पालो। अब यहाँ तक पिछले वीडियो में हम मीर भोज तक पढ़ चुके थे, तो अब हम पढ़ना चाहेंगे मैं फोर महेंद्रपाल के बारे में। महेंद्रपाल के बारे में जानते हैं साथियों। महेंद्रपाल क्या था, कब था? 912 से लेकर के 943 तक इनका समय रहा था। और राजशेखर के समय में राजशेखर इसका राज्य कवि था। क्या था? राज्य कवि, कविता जो बहुत प्रसिद्ध है इसका राजशेखर कवि, जिसने राजतरंगिणी नामक रचना लिखी है। बहुत प्रसिद्ध रचना है राजतरंगिणी। और राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं जो रचनाओं के बारे में हम जानेंगे, और उसके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है अपने को, और वो है भूवि कहती है बाबा पाक है। भूवि कहती है बाबा काक है। इस लाइन को यदि आप रख लेते हैं तो साथियों राजशेखर की रचनाएं याद हो जाती हैं। तो देखिए सर, राजशेखर की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। भूवि का मतलब हुआ यहाँ पर भुवन कोश हो गया। और यहाँ पर आगे बात करें, द्वि का मतलब हुआ यहाँ पर विशाल भंजी का कहती वैसे ही सब जोड़ दिया गया। बा का मतलब है यहाँ पर बाल भारत और बाल रामायण, बाल भारत बाल रामायण है। और यहीं पर बात करें, का मतलब हो गया यहाँ पर कर्पूर मंजरी या काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये किनकी रचना है? और है का मतलब हो गया यहाँ पर एक रचना हर विलास ये रचना है। और इसी रचना को जानते हुए हम
आगे एक रचना ये किसके दरबार में लिखी गई थी? महेंद्रपाल के दरबार में लिखी गई थी। महिपाल के दरबार में जब महिपाल और एक शासक था, उसके शासन में एक रचना लिखी गई जिसका नाम है प्रचंड पांडव। प्रचंड प्रचंड पांडव। पांडव तो ये है महिपाल। महिपाल शासक के समय में एकमात्र रचना लिखी किसने? राजशेखर ने। राजशेखर ने एकमात्र रचना लिखी थी जिसका नाम है प्रचंड पांडव। प्रचंड पांडव। अब बात करते हैं आगे। इसके समय में कन्नौज हिंदू सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बना। किनके समय में? महेंद्रपाल के समय में कन्नौज है जो क्या बना? कला और संस्कृति और हिंदू सभ्यता का केंद्र है एवं हिंदू सभ्यता का केंद्र बना। और यहीं पर बात करते हैं आगे, कन्नौज का उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उदय हुआ। और उत्तर भारत जो कन्नौज है, ये कन्नौज है जो क्या हुआ? इसमें हुआ उत्तर भारत। अच्छा सवाल है। उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उदय हुआ। अब इसी के आगे देखिए, यानी कि इसके समय कन्नौज और हिंदू सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। और इसी में क्या है? हिंदू सभ्यता का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। भारत का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। हिंदू सम्राट माना जाता है। किसको? महेंद्रपाल को। अब बात करते हैं, राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय राज। राजशेखर जो इनका दरबारी कवि था, कौन था? दरबारी कवि था राजशेखर। जो था वो क्या था? महेंद्रपाल को क्या कहा? निर्भय राज। और क्या कहा? रघुकुल तिलक। और क्या कहा गया इसको? चूड़ामणि आदि की उपाधि दी गई। चूड़ामणि की उपाधि, इनकी उपाधियों से इसको सुशोभित किया गया। निर्भय नरेंद्र भी इसी को कहते हैं। निर्भय नरेंद्र कहें तो महेंद्र में से नरेंद्र शब्द ले लिया, निर्भय नरेंद्र। और इसी भोजराज सेकंड को हराने पर राजशेखर के द्वारा महेंद्रपाल को महाराजाधिराजपति की उपाधि मिली। दोबारा सुनना, भोजराज सेकंड को हराने के बाद में जो उपाधि मिली थी वो महाराजाधिपति की उपाधि धारण की। और यहीं पर एक सवाल, अच्छा सवाल पूछता है, वो सवाल के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। वो सवाल है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने, कौन था? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण के विजय अभियानों पर रोक लगाई? भाई सवाल सुनना, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण के विजय अभियानों पर रोक लगाई? तो किसने लगाई थी? वत्सराज ने लगाई थी।
वत्सराज। अब बात करते हैं अगला, जिसका नाम है महिपाल। महिपाल सेकंड। महिपाल सेकंड के बारे में जानकारी लेते हैं। महिपाल सेकंड क्या था? इसको बाउल कहा गया। बाउल, बाउल कहा गया। और किसने कहा? अलमसूरी ने। अलमसूरी ने क्या कहा? इसको बाउल कहा। किसको? महिपाल को बाउल, महिपाल यानी कि बाउल कहा गया। किसने? अमलसूरी ने। और इसके समय में प्रतिहारों का पतन प्रारंभ हो गया। बाउल का मतलब बावला कह सकते हैं कि पतन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? पतन शुरू हो गया इसके समय में। और क्या हो गया इसके समय में? आर्यव्रत महाराज, इसने उपाधि धारण की आर्यव्रत का महाराजा धीराज उपाधि धारण की। और क्या उपाधि धारण की? रघुकुल मुकुटमणि की इसने उपाधि धारण की। और इसके बाद में क्या हुआ? राज्यपाल आता है। इसके बाद में कौन बैठता है? राज्यपाल बैठता है इसके बाद में। देखो राज्यपाल आया। राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल ये इसके समय में कन्नौज पर 1018 में महमूद गजनवी ने आक्रमण कर जी भर करके भारत को लूटा। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करके किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने भारत को लूटा। जी भर करके लूटा भाई, भारत को जी भर करके लूटा था। और इसी के बाद में आता है त्रिलोचन। कौन आता है? त्रिलोचन आता है। त्रिलोचन के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिलोचन जो था, ये था यानी कि त्रिलोचन के समय में प्रतिहार वंश की राजधानी बारी थी। रामगंगा सरयू तट पर जो कौन सी थी? अब सवाल ये पूछता है कि त्रिलोचन के समय प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सा स्थान था? जिसका नाम है बारी। जो कहां पर है? जो बात करें हम तो ये रामगंगा और सरयू तट पर। रामगंगा प्लस में कह सकते हैं सरयू तट पर ये स्थान है। तो सवाल यहां पर याद रखना भाई, त्रिलोचन के समय प्रतिहार वंश की राजधानी थी बारी। जो बारी नामक स्थान है रामगंगा और सरयू तट पर है। 1019 में गजनवी भारत पर पुनः आक्रमण किया। त्रिलोचन के समय में फिर 1019 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। अब बात करते हैं अगले शासक की, जिसका नाम था प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। ये था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश या परिहार वंश। अब बात करते हैं अगले वंश का, जिसका नाम है परमार वंश।